गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग क्लास 12th के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और ये मैक्सिमम 5 नंबर में आता है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है, फार्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कैसे इसमें फार्मूला हम ज्ञात करेंगे, एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बस ध्यान से आप लोग देखिए। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। यह तो आपका अक्षीय रेखा का परिभाषा हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है। माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों +q तथा -q द्वारा निर्मित है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2d पर स्थित हैं। अब इनके कथन के अनुसार, यानी इनके कहने के अनुसार हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो सर्वप्रथम एक रेखा हम लोग ले लेते हैं, कितना भी बड़ा बिना नाप का एक रेखा ले लीजिए और उसमें दो बिंदु आवेश ज्ञात कीजिए, यानी दो बिंदु आवेश को दर्शाइए इस पर, एक +q और दूसरा -q। आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हमने -q आवेश ले लिया और +q आवेश ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2d पर स्थित हैं, यानी -q और +q आवेश के बीच की जो दूरी है 2d है, अल्प दूरी है, बहुत ही कम दूरी है, 2d है। फिर अगले कंडीशन में क्या करना है, माना ही मानना है। माना अक्ष रेखा पर स्थित एक बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी, यानी जो अक्ष रेखा है उस पर हम लोग एक बिंदु P लेते हैं और जो दोनों द्विध्रुव है उन दोनों के मध्य बिंदु हमको O मिला है, यानी O से लेकर के P के बीच की दूरी क्या है, r है। तो इसी को हम लोग दिखाया गया है, दर्शाया गया है r से। फिर आगे क्या है, हमें बिंदु P पर A तथा B बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी P पर A और B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार हम A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करेंगे, फिर B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर आगे क्या है, यदि बिंदु P पर -q आवेश के कारण बिंदुवत विद्युत क्षेत्र E1 है, E1 हम लोग मान लिए हैं। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, E = 1/4πε0 q/r²। अब इसमें जो जो मान दिया है उस मान को हम लोग रख लेते हैं। तो E बराबर क्या दिया है, E1, यानी बिंदुवत विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने E1 मान लिया। तो E के जगह पर E1 रख देंगे और 1/4πε0 उसी तरह से रहेगा, Q भी वही रहेगा। r² के जगह पर AE का स्क्वायर क्यों किया गया है, क्योंकि बिंदु P पर -q आवेश के कारण निकालना है। तो बिंदु P यहाँ है और -q यहाँ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी A से लेकर के E तक की दूरी को हमको ज्ञात करना है। तो वही लिखा गया AE का स्क्वायर। फिर आगे क्या है, E1 = 1/4πε0 q/r + d का होल स्क्वायर। अब ये r + d का होल स्क्वायर कैसे आया, अब देखिए फिगर में हम लोग चलते हैं। A E के बीच की दूरी कितनी है उसको देखना है, बस यहीं पर आपको ध्यान देना है और सारा कॉन्सेप्ट आपका यही है। यहाँ से यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें लाना क्या है, r + d का स्क्वायर। अब हमको AE मिला है, AE इसके बीच की दूरी हम लोग देखते हैं। तो AE अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा d है, यानी टोटल दूरी तो 2d हो रहा है और 2d का जब आधा करेंगे तो एक दूरी हमको d मिलेगा, दूसरा दूरी भी d ही मिलेगा। और O से लेकर के P तक की दूरी कितना हो रहा है, r। अब ध्यान से देखा जाए तो O से लेकर के P तक की दूरी में जो r है उसमें d भी तो सम्मिलित है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें सम्मिलित है।
तो जब हमको ए ई के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम डी और आर को जोड़ देंगे, यानी यहाँ तक की दूरी हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। बाकी क्या बच रहा है, एक डी बच रहा है। तो उसी डी को यदि हम इसमें प्लस कर दें तो जो हमारा मान आएगा वो ए ई के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी आर प्लस डी कर देंगे और वही ए ई की जगह पर रख देंगे। यहाँ लिखा भी गया है ए इज इक्वल टू आर प्लस डी होता है। होता क्या है फिगर से हम लोगों ने देख लिया, फिर वहीं रख दिए। तो हो गया हमारा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। यह हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह बिंदु P पर फिर हमको बिंदु P पर ही निकालना है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 हो तो फिर पुराना फार्मूला हमारा वही होगा विद्युत क्षेत्र का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जो मान हमारा दिया है उसको रख देंगे, ई के जगह पर E2 रखें क्योंकि E2 माने हैं। 1/4πε0 वही रहेगा, क्यू भी वही रहेगा। अब यहाँ पर जो आर स्क्वायर है यह दूरी हमारा बदल जाएगा, अब यह हो जाएगा बी ई का स्क्वायर। क्यों हो रहा है, क्योंकि बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करना है। तो देखा जाए बिंदु P यहाँ पर है और प्लस क्यू आवेश यहाँ है, यानी इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को लिया जा रहा है। तो B और E तो वही किया गया है बी ई का स्क्वायर। फिर इसके आगे क्या है उसको देख लेते हैं। आगे क्या करना है, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। अब यह कैसे आया, जैसे हम लोग फिगर में इस दूरी को निकाले हैं उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। तो हमको बी ई के मध्य दूरी ज्ञात करना है। तो अब देखा जाए इसमें बी ई, अब बी ई को कैसे निकालेंगे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी O से P तक की दूरी हमारा स्मॉल r है और इसी दूरी में यानी इसी के आधे दूरी में D भी सम्मिलित है। यदि R वाली दूरी में से D को हम घटा दें तो जो मान मिलेगा वो क्या होगा, BE के दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी R माइनस D कर दें तो BE के बराबर हो जाएगा। वही किया गया है, BE इज इक्वल टू R माइनस डी। अब चूँकि होल स्क्वायर है तो इसीलिए हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, आर माइनस डी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर आगे क्या करना है, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं जो फाइनल है उसको E से दिखाएंगे, यानी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 क्यों किया गया है, क्योंकि अधिक में से कम को हमेशा घटाया जाता है। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन क्षेत्र की तीव्रता अधिक है और कौन कम है। तो इतना जान लीजिए कि जब भी हम दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्षेत्र की तीव्रता आएगा वो कम आएगा और दूरी को कम करेंगे तो क्षेत्र की तीव्रता अधिक आएगा। यानी R में से D को घटा करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E2 का मान अधिक आ जाएगा और R में D को जब प्लस करके सॉल्व करेंगे तो E1 का मान कम आ जाएगा। तो यानी तभी हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को घटाए हैं और फिर E2 जो हमारा है वो समीकरण नंबर 2 है और E1 क्या है, समीकरण 1 है। फिर यहाँ लिखा क्या गया है, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। अब समीकरण 1 व 2 से मान रख लेते हैं तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। इस वाले मान को उठा करके हम यहाँ रख दिए हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 का जो मान दिया उसको रख लेंगे तो 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस डी का स्क्वायर। इसी वाले मान को उठा करके हम लोग यहाँ लगा दिए हैं। फिर अब इसके आगे जो हल करना है उसको देख लेते हैं। अब इसमें हमको कुछ दिखाई दे रहा है, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है और साथ साथ क्यू भी कॉमन है। तो इन दोनों को जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 भी निकलेगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा और क्यू को निकालेंगे तो दोनों जगह से क्यू भी निकल जाएगा। तो निकलने के बाद मान क्या आएंगे उसको देख लेते हैं। जब हम लोगों ने कॉमन निकाला Q/4πε0 तो बचा क्या, 1/r माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो E इज इक्वल टू Q/4πε0, यह तो कहीं नहीं बदलेगा, ये हमेशा साथ साथ चलेगा। अब यहाँ पर सिंपली हमको एलसीएम लेना है यानी लघुत्तम लेना है। इस वाले का यहाँ गुणा और इस वाले का यहाँ गुणा, तो वही किया गया r प्लस डी का स्क्वायर माइनस r माइनस डी का स्क्वायर बटे r माइनस डी का होल स्क्वायर।
इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। हम ऊपर वाले को फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसके अनुसार तोड़ देंगे। तो आर प्लस डी का जो होल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD। ये माइनस चिन्ह बाहर है तो माइनस रहने देंगे, कोष्टक लगा देंगे। और यह आर माइनस डी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD। नीचे का टर्म जो है हमेशा हर बार वही आता रहेगा। फिर आगे हमको क्या करना है देख लेते हैं। E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। यहाँ से क्या होगा, बस इसमें माइनस का गुणा कर देना है। तो अब इसमें देख लेते हैं, जो एक जैसा है प्लस माइनस के साथ है, कटने लायक है तो उसको काट देते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आर स्क्वायर प्लस के साथ है, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के साथ है तो यह भी कट जाएगा। डी स्क्वायर प्लस के साथ है, डी स्क्वायर माइनस के साथ है तो यह भी कट जाएगा। और 2RD प्लस है, यहाँ पर भी 2RD प्लस है तो यह दोनों आपस में जुट जाएंगे। तो फिर आगे हम लोग इसको हल करके लिख लेते हैं क्यू बाई 4πε0 इंटू 4RD। 2RD को 2RD में जोड़ेंगे तो 4RD बचेगा बटे नीचे वाला जो है उसी को लिख दिए हैं। इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। ऊपर है 4RD, उसको उसी तरह से रहने देंगे। नीचे का जो है आर माइनस डी का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD इंटू इसका जब करेंगे प्लस के साथ तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD। अब सिंपली क्या करना है, इन सभी का गुणा बारी बारी से इसके साथ करके गुणे के रूप में है तो गुणा करके लिख देंगे। इसका गुणा करने के बाद फाइनली हमको क्या प्राप्त होता है, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू 4RD अपान r⁴ आर स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2r³ डी प्लस आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस r⁴ माइनस 2r⁵ प्लस 2r³ डी प्लस 2r⁵ माइनस 4r स्क्वायर डी स्क्वायर। अब सभी को जो जो एक जाति वाले हैं उनको एक पास कर लेते हैं और जो कटने वाले हैं उनको काट लेते हैं। तो देखते हैं r⁴ का कोई जात नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे r⁴ प्लस डी वाला है तो d⁴ प्लस। अब देखते हैं सेकेंड वाला आर स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके जैसे वाले जात को खोजते हैं तो यहाँ मिल गया। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि प्लस के साथ है तो यह हो जाएगा 2r² डी स्क्वायर। फिर लास्ट में हमको मिल रहा है माइनस 4r² डी स्क्वायर, इसको भी इसके साथ लिख दे रहे हैं क्योंकि ये जो 2r² डी स्क्वायर है इसी के जात का है। फिर बाकी जो अगला मान मिलता है वो आपस में कट जाएंगे यानी माइनस 2r³ डी, इसके जैसे को खोजेंगे तो यहाँ प्लस 2r³ डी यानी इससे यह पूरा कट जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यह तो हो गया, फिर यह भी हो गया। अब यहाँ आते हैं तो माइनस 2r⁵ इसके जैसा वाला आ जाएगा प्लस 2r⁵ यानी इससे यह कट जाएगा और बाकी जो मान बचा है उसको लिख दिए हैं। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बाई 4πε0 4RD r⁴ प्लस d⁴ माइनस अब 2RD घटेगा 4RD में से तो माइनस 2r स्क्वायर डी स्क्वायर मान प्राप्त होगा। इसके बाद हमको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, डी क्यू को अंदर भेजना पड़ेगा और यह जो 4 है इसको 2 × 2 के रूप में करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 × 2 × RD हमारा है तो उसको रहने दिए, क्यू को अंदर करेंगे तो इंटू क्यू के रूप में हो गया बटे नीचे जो है उसको उसी तरह से रहने देंगे इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, फार्मूला बनाना है तो 2Q और D को एक साथ लिखेंगे यानी 2QD। तो यहाँ क्या बन रहा है 2QD इंटू बचेगा क्या R बचेगा और 2 बचेगा तो उसको अलग लिख देंगे 2R। अब हम लोग पीछे पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है 2QD इज इक्वल टू P के बराबर होता है, यानी इस पूरे के जगह पर हम P रख सकते हैं। यहाँ लिखा भी गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इस पूरे मान के जगह पर P रख दिए यानी P इंटू 2R बाई
आर पर पावर 4 प्लस डी पर पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर डी स्क्वायर। इसका क्या बदलाव आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर, इसी को सही से कर दिया 2 पी आर अपान आर टू द पावर 4 प्लस डी टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं डी पर पावर 4 वेरी वेरी लेस देन आर टू दी पावर 4, यानी जो डी का मान होगा वो आर से बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग इसको नगण्य मान लेते हैं। इसको मानना पड़ेगा। यह जो डी का मान होता है आर के मान से बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं के बराबर मान लेते हैं। यानी जब डी पर पावर 4 आर पर पावर 4 के मान से छोटा हो जा रहा है तो यहाँ पर डी भी क्या होगा, आर से छोटा होगा। तो यानी नगण्य मानेंगे। नगण्य मतलब जिसकी गणना न की जा सके, यानी 0। अतः हम डी पर पावर 4 को नगण्य मान लेते हैं, यानी डी पर पावर 4 इक्वल टू 0। फिर जहाँ पर डी दिया है उसका मान हम लोग रखेंगे, तो आगे क्या हमारा प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर अपान 4 आर पर पावर 4 प्लस 0 माइनस 0, यानी फिर इसको जो हम लोग हल करेंगे तो कुछ मान हमारा इस प्रकार प्राप्त होंगे। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर अपान आर पर पावर 4। इसको जब हल करेंगे यानी आर से आर को काटेंगे, यह 4 आर है तो एक आर कट जाएगा, तो आगे हमारा क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर क्यूब। एक आर कट गया और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरा फाइनल आंसर हमको प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।